हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो देखते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है। यह जनन कोशिकाओं को छोड़कर अन्य सभी सेल्स में होता है। जनन कोशिकाओं के अलावा, ठीक है, जनन कोशिकाओं के अलावा सभी सेल्स में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिकाएं जिनसे युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें जनक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जनक कोशिका वो 2 कोशिकाओं में विभाजित होगी तथा संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन भी कहते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? जनक कोशिका के बराबर रहेगी, ये ध्यान रखना है। केंद्रक विभाजन, अब इसके 2 अवस्थाएं, 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। केंद्रक विभाजन, तो इसमें 4 अवस्थाएं हैं। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिससे 2 संतति कोशिकाएं बन जाएगी। अब केंद्रक विभाजन, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाएं हैं। कौन सी? पूर्व अवस्था, इसे प्रोफेज कहते हैं, मध्य अवस्था मेटाफेज कहते हैं, पश्चावस्था एनाफेज कहते हैं और अंत्यावस्था टेलोफेज कहते हैं इसे इंग्लिश में। आगे देखेंगे आप पूर्व अवस्था, पहली अवस्था। पूर्व अवस्था में क्या क्या है देखते हैं। पूर्व अवस्था क्रोमेटिन धागे, पूर्व अवस्था क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र में बदल जाते हैं। जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो गुणसूत्र में बदल जाते हैं। अवस्था के अंत तक प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र यानी अर्ध गुणसूत्र, जिन्हें इंग्लिश में क्रोमेटिड कहते हैं, अधिक स्पष्ट व केवल गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं इंग्लिश में, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर पर ही परस्पर जुड़े रहते हैं। केंद्रिक व केंद्रिक के झिल्ली धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। जंतु सेल्स में तारक का विभाजित होकर 2 पुत्री तारक केंद्र बनाती हैं। तो ये हो गई पूर्व अवस्था की विशेषताएं। पूर्व अवस्था का डायग्राम देखना चाहें हम, तो ये गुणसूत्र स्पष्ट होने लगते हैं। ये है केंद्रिका विलुप्त होती केंद्रिका है, ये पूर्व अवस्था है। केंद्रक झिल्ली है, ये भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है, केंद्रिक की झिल्ली भी। और ये आप देख सकते हैं चित्र में। आगे है मध्य अवस्था। तो पूर्व अवस्था में गुणसूत्र सेंट्रोमियर पर ही परस्पर जुड़े दिखेंगे। इसके बाद है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में तारक केंद्र से तर्कु रेशों का निर्माण होता है। जो तारक केंद्र होते हैं उनसे तर्कु रेशों का निर्माण होगा। इसके बाद में गुणसूत्र सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु सहित कोशिका के मध्य में व्यवस्थित होकर मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। तो इस अवस्था की इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में आती है, मध्य अवस्था में मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है। गुणसूत्रों के अमाप व संख्या के लिए अध्ययन इसी अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्रों का अगर हमें अमाप व संख्या देखनी है, कितने गुणसूत्र है या इनका साइज कैसे, अमाप यानी इसका साइज, तो हम मध्य अवस्था में देख सकते हैं। गुणसूत्रों का अमाप और संख्या ज्ञात करनी है तो इसी अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था? मध्य अवस्था में ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर पश्चावस्था, प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विभाजन होने से दोनों क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं। तो गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर है यानी गुणसूत्र बिंदु जहाँ पर जुड़े रहते हैं गुणसूत्र, उनका विभाजन होने से दोनों क्रोमेटिड यानी अर्ध गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। इसे पश्चावस्था गति कहते हैं। इससे डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे मध्य अवस्था में हमने देखा था कि तर्कु तंतु है, उनसे ये तारक केंद्र है, उनसे क्या बनता है? तर्कु तंतु बनने लगता है। ये तर्कु तंतु है और ये गुणसूत्र बिंदु होता है। ये गुणसूत्र बिंदु से गुणसूत्र का जोड़ा जुड़ा हुआ है। अर्ध गुणसूत्र, ये एक अर्ध गुणसूत्र, ये भी अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहलाता है। और पश्चावस्था में क्या होगा? जो अर्ध गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र बिंदु टूटने से अर्ध गुणसूत्र अलग हो गए। ये अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड अलग हो गए क्योंकि ये गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर के विभाजन से। तो ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग गए। ये तारक केंद्र से जुड़े हुए विपरीत ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं और इसे ही पश्चावस्था गति कहते हैं। फिर अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होता है? गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंचने के बाद जल अवशोषित कर अकुंडलित होकर लंबे व पतले हो जाते हैं। तो अंत्यावस्था में लास्ट में क्या होगा? लास्ट स्टेज है, चौथी है। तो इसमें क्या होगा? वापस गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंचने के बाद जल अवशोषित करेंगे और अकुंडलित होंगे।
पहले कुंडलित थे, अब अकुंडलित होकर वापस धागे जैसे लंबे और पतले हो जाएंगे, धागे जैसे संरचना में। वे धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं, गुणसूत्र नहीं दिखेंगे, धागे नुमा संरचना हो जाएगी। क्रोमेटिन जाल बन जाता है, क्रोमेटिन जाल बन जाएगा। क्रोमेटिन में केंद्रिक के चारों ओर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली बन जाती है। तो इनके चारों ओर क्या है, वापस झिल्ली बन जाएगी, केंद्रक झिल्ली बन जाएगी। इस प्रकार एक जनक कोशिका में 2 केंद्रक स्पष्ट दिखाई देते हैं और फिर जनक कोशिका में 2 केंद्रक बन जाएंगे, क्योंकि ये केंद्रक का विभाजन था तो 2 केंद्रक बन जाएंगे, केंद्रक झिल्ली वापस बन जाती है। तो इसमें हम चित्र में देखेंगे, ये अंत्यावस्था है लास्ट वाली। तो अंत्यावस्था में क्या होगा, ये 2 केंद्रक बन गए, गुणसूत्र वापस धीरे धीरे अकुंडलित हो जाएंगे, केंद्रिक वापस आ जाएगी और ये केंद्रक झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, केंद्रक झिल्ली वापस बनने लगती है। तो ये 2 उत्तरी केंद्रक हो गए और ये केंद्रिक बोलते हैं इसको। केंद्रक के अंदर केंद्रिक पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ये अंत्यावस्था है। फिर आता है कोशिका विभाजन। इसमें केंद्रक विभाजन तो हमने देख लिया, केंद्रक विभाजन। आगे हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।